हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम जानें शब्द रचना, जिसमें हम पढ़ेंगे समास और संधि के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समास किसे कहते हैं। बच्चों, समास शब्द सम और आस के संयोग से बना है। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठाना। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो संबंध शब्दों को पास पास लाकर उनका संक्षिप्त रूप बनाया जाता है। जैसे कि गुण से हीन, इसको इकट्ठे किया, गुणहीन बन गया। भूख से मरा हुआ यानी भूखमरा। अपने पर बीती हुई अर्थात आप बीती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो शब्दों को पास लाकर नया यौगिक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। किसे कहते हैं समास? दो शब्दों को पास लाकर नया यौगिक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, समास की प्रक्रिया द्वारा बनाए गए यौगिक शब्दों को समास पद या समास युक्त पद या समस्त पद कहते हैं। समास युक्त पद शब्द का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास युक्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि समस्त पद है राजमहल, इसका समास विग्रह होगा राजा का महल। स्नान घर, स्नान के लिए घर। चिंतामग्न, चिंता में मग्न। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। देशद्रोही, देश के प्रति द्रोह करने वाला। ये इसका विग्रह हुआ। अब हम समास के भेदों की ओर बढ़ते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभावी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। आइए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययीभावी समास के बारे में। बच्चों, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण या अवयव के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि बेशक समस्त पद है तो इसका समास विग्रह हुआ बिना शक के। शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति। जीवन भर अर्थात आजीवन। कान ही कान में अर्थात कानों कान। बिना जान पहचान का अर्थात अनजान। ये हैं सब अव्ययीभावी समास के उदाहरण। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच परसगों का लोप हो जाता है, यानी कि परसग गायब हो जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रस में लीन, रसलीन, इसमें मैं परसग का लोप हो गया और रस में लीन से क्या बन गया? रसलीन समस्त पद बन गया। देश से निकाला गया अर्थात देश निकाला। सिर में दर्द अर्थात सिर दर्द। आइए अब तत्पुरुष समास के भेद भी जान लें। तो बच्चों, तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक 6 कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। इसी आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है कर्म तत्पुरुष। इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे कि परलोक का गमन, परलोक गमन। गिरह को काटने वाला अर्थात गिरहकट। स्वर्ग को प्राप्त अर्थात स्वर्ग प्राप्त। इसमें को का और का लोप हो जाता है। दूसरा है करण तत्पुरुष। बच्चों, इस समास में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। जैसे मन से हारा हुआ तो से विभक्ति का लोप हो जाएगा, यानी कि वो हट जाएगी। जैसे मन माना। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अर्थात ईश्वर दत्त। रोग से ग्रस्त अर्थात रोगग्रस्त। से विभक्ति या के द्वारा विभक्ति का लोप हो गया। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में बच्चों संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे आराम के लिए कुर्सी, समस्त पद बना इसका आराम कुर्सी। जेब के लिए खर्च अर्थात जेब खर्च। देश के लिए प्रेम अर्थात देश प्रेम, इसका समस्त पद है। चौथा है अपादान तत्पुरुष। बच्चों, इस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे कि कर्म से हीन, कर्महीन। कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य विमुख। पथ से भ्रष्ट अर्थात पथ भ्रष्ट, इसमें से विभक्ति का लोप हो गया। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इस
समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप होता है, जैसे कि आम का चूरा यानी कि अमचूर, राजा की सभा यानी कि राजसभा, सेना का पति यानी सेनापति, इसमें भी का के की विभक्ति का लोप हो जाता है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। जो विभक्ति होती है अधिकरण कारक की में पर, उसका लोप इसमें हो जाता है, जैसे कि जल में मग्न अर्थात जलमग्न, कवियों में राजा अर्थात कविराज, डिब्बे में बंद अर्थात डिब्बा बंद। ये है अधिकरण तत्पुरुष। आइए अब तीसरे समास की ओर बढ़ें, जो है कर्मधारय समास। बच्चों, जिस समास के पूर्व तथा उत्तर दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उप में उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण, विशेष्य आप जानते होंगे, एक विशेषता बताने वाला और एक विशेषता जिसकी बताई जा रही है वो वाले शब्द। जैसे कि नीला है जो गगन अर्थात समस्त पद बना इसका नील गगन, भला है जो मनुष्य अर्थात भला मानस, रंगीन है जो महल रंग महल, बहुत संख्या वाला अर्थात बहुसंख्यक, चंद्रमा जैसा मुख अर्थात चंद्रमुक्त। ये समस्त पद बन गया इसका। आइए अब चौथे समास की ओर बढ़े, जो है द्विगु समास। बच्चों, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो अर्थात इसमें आपको संख्या नजर आएगी और पूरा समास समाहार यानी समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 5 मुखों वाली, 5 यानी संख्या इसमें आपको नजर आ रही है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये है द्विगु समास। तो 5 मुखों वाली पंचमुखी, 3 लोकों का समाहार अर्थात त्रिलोक, 2 पहरों का समाहार अर्थात दोपहर, 6 कोणों का समाहार अर्थात षटकोण, 4 मासों का समाहार अर्थात चौमास। इस समास को पहचानना बेहद आसान है क्योंकि इसमें आपको संख्या नजर आती है। अगला है 5वां समास आपका द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और शब्द का लोप हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आज और कल, इसका समस्त पद बनेगा आजकल, और का इसमें लोप हो गया। अन्न और जल अर्थात अनजल, भला और बुरा अर्थात भला बुरा, पति और पत्नी पति पत्नी, नर और नारी नर नारी, इसमें बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है समस्त पद बनाते समय। अब छठा समास है बहुव्रीहि समास। बच्चों, जब 2 शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि गरुड़ है वाहन जिसका अर्थात गरुड़ वाहन अर्थात विष्णु, 4 है मुख जिसके चंद्रमुख अर्थात ब्रह्मा, पीले अंबर अर्थात कपड़े वाला पीताम्बर यानी कि श्री कृष्ण, लंबा है जिसका उदर लंबोदर अर्थात गणेश, गज जैसे आनन वाला गजानन अर्थात गणेश। तो ये है बहुव्रीहि समास। अब बढ़ते हैं हम संधि की ओर और पढ़ते हैं संधि क्या है। बच्चों, संधि का सामान्य अर्थ मेल है। भाषा के शब्दों के बीच मेल कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि विद्या जमा आल्य विद्यालय, पीत जमा अंबर पीताम्बर, राम जमा ईश्वर रामेश्वर। तो बच्चों, इन उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल हो गया है। भाषा में ऐसे मेल को संधि कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल से मिलकर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आइए जानें आप संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चों, संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद, विच्छेद यानी कि अलग, विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हिमालय, इस शब्द को का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम? हिम जमा आल्य, रमेश रमा जमा ईश, प्रत्येक प्रति जमा एक, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। चलिए अब संधि के भेद जानें। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए इन तीनों संधियों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण जान लेते हैं इसके। जैसे सत्य जमा अर्थी सत्यार्थी, गिरि जमा ईश गिरीश, देव जमा ऋषि देवर्षि, सदा जमा एव सदैव, पर जमा उपकार परोपकार। तो बच्चों, इन उदाहरणों में पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर है। इन दोनों स्वरों के बीच मेल हुआ है,
यह मेल ही स्वर संधि कहलाता है। अर्थात स्वर यानी कि इसमें पहले वाले में भी स्वर होगा और दूसरे वाले में भी स्वर ही होगा। स्वर संधि के भेद, इसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। चलिए अब पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। जब पहले शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री और दूसरे शब्द के आरंभ में वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कि और अ का मेल हुआ तो आ बनेगा, जैसे सूर्य जमा अस्त सूर्यास्त। और आ का मेल हुआ तो भी आ बनेगा, जैसे धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा। आ और आ का मेल होगा तो भी आ बनेगा, जैसे विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। आ और आ का मेल होगा तो भी आ बनेगा, जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय। और ई का मेल होने पर भी ई बनेगा, कवि जमा इंद्र कविंद्र। ई और ई का मेल होने पर ई बनेगा, जैसे गिरी जमा ईश गिरीश। ई और ई का मेल होने पर ई बनेगा, जैसे मही जमा इंद्र महेंद्र। ई और ई के मेल से भी ई बनेगा, जैसे रजनी जमा ईश रजनीश। उ और उ के मेल से ऊ बनेगा, जैसे भानु जमा उदय भानुदय। उ और उ के मेल से ऊ बनेगा, जैसे धातु जमा उष्मा धातुष्मा। उ और उ के मेल से ऊ बनेगा, जैसे वधु जमा उत्सव वधुत्सव। और ऊ के मेल से भी ऊ ही बनेगा, अर्थात दीर्घ स्वर ही बनेगा, जैसे भू जमा ऊर्जा भूर्जा। दूसरा है गुण संधि। बच्चों जब अ आ के बाद इ या ई आए तो दोनों मिलकर ए उ या ऊ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। जैसे अ के बाद ई आए तो ए होगा, जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। अ के बाद ई आए तो ए भी ए होगा, जैसे हृदय जमा ईश्वर हृदयेश्वर। आ के बाद ई आए तो ए होगा, जैसे महा जमा इंद्र महेंद्र। आ के बाद ई आए तो भी ए बनेगा, जैसे रमा जमा ईश रमेश। अ के बाद उ आए तो ओ बनेगा, जैसे सूर्य जमा उदय सूर्योदय। आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा, जैसे महा जमा उदय महोदय। अ के बाद ऊ आए तो ओ बनेगा, जैसे सागर जमा उर्मी सागुर्मी। आ के बाद ऊ आए तो ओ बनेगा, महा जमा ऊर्जा महुर्जा। अ के बाद अगर री आए तो अर बनेगा, जैसे राज जमा ऋषि राजश्री। आ के बाद री आए तो अर बनेगा, जैसे महा जमा ऋषि महर्षि। तीसरा है वृद्धि संधि। बच्चों यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे कि अ के बाद ए आए तो आई होगा, जैसे कि लोक जमाइशना लोकेशना। अ के बाद आई आए तो भी आई होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, जैसे कि राज जमा ईश्वरे राजेश्वरे। आ के बाद ए आए तो आई होगा, जैसे तथा जमा एव तथैव। आ के बाद आए आए तो भी आई होगा, दीर्घ स्वर में बदलेगा, जैसे कि महा जमा ऐश्वर्य महेश्वरे। अ के बाद अगर ओ आए तो औ हो जाएगा, ये भी दीर्घ स्वर में बदलेगा, जैसे जल जमा ओग जलोद। अ के बाद औ आए तो भी औ होगा, जैसे परम जमा औषध परमौषध। आ के बाद ओ आए तो औ हो जाएगा, महा जमा ओज महोज। आ के बाद अगर औ आए तो भी औ होगा, दीर्घ स्वर होगा, जैसे महा जमा औषधि महौषधि। चौथा है यण संधि। बच्चों ह्रस्व या दीर्घ इ उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी इनसे अलग कोई स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे कि ई के बाद अ आए तो य होगा, जैसे अति जमा अंत अत्यंत। ई के बाद आए तो य होगा, अति जमा आचार अत्याचार। ई के बाद ऊ आए तो यू हो जाएगा, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार। ई के बाद ऊ आए तो यू होगा, जैसे प्रति जमा उष प्रत्युष। ई के बाद ए आए तो ये हो जाएगा, प्रति जमा एक प्रत्येक। ई के बाद अ आए तो य हो जाएगा, जैसे नदी जमा अर्पण नद्यर्पण। ई के बाद आ आए तो या होगा, देवी जमा अल्य देवाल्य। उ के बाद अ आए तो व होगा, जैसे अनु जमा अय अन्वय। उ के बाद अगर ई आए तो वी हो जाएगा, जैसे अनु जमा इति अन्व्यति।
उ के बाद अगर ई आए तो वी हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। जैसे अनु जमा ईषण अन्वीक्षण। उ के बाद अगर ए आए तो वे होगा, जैसे अनु जमा ईषण अन्वेक्षण। ऊ के बाद अगर आ आए तो वा हो जाएगा इसका, जैसे वधु जमा आगमन वध्यागमन। और अगर री के बाद अ आए तो र होगा, मात्र जमा अनुमति मातृनुमति। री के बाद अगर ई आए तो री होगा, मात्र जमा इच्छा मातृ इच्छा। री के बाद अगर उ आए तो रु होगा, भातृ जमा उपदेश भातृपदेश। पांचवी संधि है अयादि संधि। बच्चों, यदि ए आए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आए औ आय हो जाता है। जैसे कि ए के बाद अ आए तो अय होगा, जैसे ने जमा अनयन। ए के बाद अ आया तो अय होगा, जैसे चे जमा अनचयन। आय के बाद अ आया तो आय होगा, जैसे गए जमा अक गायक। आय के बाद अ आया तो आय होगा, जैसे नए जमा अक नायक। आय के बाद अगर ई आए तो आई होगा, जैसे नए जमाई का नायिका। ओ के बाद अ आ गया तो औ होगा, जैसे पो जमा अन पवन। ओ के बाद ई आए तो आवी होगा, पो जमा इत्र पवित्र। औ के बाद अगर अ आया तो आव होगा, जैसे पौ जमा अक पावक। औ के बाद जब ई आए तो आवी होगा, नौ जमा एक नाविक। और औ के बाद उ आए तो आवु होगा, भौ जमा उक भावुक। आइए आप दूसरी संधि की ओर बढ़े, जो है व्यंजन संधि। बच्चों, जब आपस में मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे जगत जमा नाथ जगन्नाथ, सत जमा जन सज्जन, सम जमा कृति संस्कृति, उत जमा लास उल्लास, वाक जमा मय वाग्मय, सत जमा चरित्र सच्चरित्र। बच्चों, इन उदाहरणों में पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन है। इनमें दोनों व्यंजनों के बीच मेल हुआ है, यह मेल व्यंजन संधि कहलाता है। तो चलिए आप व्यंजन संधि के भेद भी जान लें। इसके 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। पहला है सघोष संधि, दूसरा अघोष संधि, तीसरा है मूर्धन्य संधि और चौथा होता है अन्य संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे सघोष संधि के बारे में। बच्चों, सघोष संधि के प्रमुख नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला है, यदि अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आया हो तो उघोष व्यंजन सघोष व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि जगत जमा अम्बा जगदम्बा, उत्त जमा घाटन उद्घाटन, जगत जमा ईश जगदीश, दिग जमा गज दिग्गज, वाग जमा ईश वागीश और सत जमा भावना सद्भावना। दूसरा है, कई बार अघोष व्यंजन के बाद स्वर या अघोष व्यंजन आने पर अघोष व्यंजन बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि तत् जमालीन तल्लीन, उत्त जमा ज्वल उज्ज्वल, उत्त जमा लास उल्लास, सत जमा जन सज्जन, उत्त जमा लेख उल्लेख। और तीसरा है, यदि क च ट त प के बाद न म आए हो तो ये सब अपने वर्ग के नासिक यानी कि पंचम व्यंजन में बदल जाएंगे। जैसे कि वाक जमा मय वाग्मय, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, षट जमा मास षडमास, सत जमा मार्ग सन्मार्ग। दूसरा है अघोष संधि। बच्चों, अघोष संधि के भी कुछ नियम है, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। इसका पहला नियम है, यदि सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आया हो तो सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि सत जमा कार सत्कार, तत् जमा पर तत्पर, उद जमा साह उत्साह, सत जमा कर्म सत्कर्म। इसका दूसरा नियम है, कुछ स्थितियों में पहले आने वाला अघोष व्यंजन बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि शरद जमा चंद्र शरद चंद्र, उत्त जमा चारण उच्चारण, सत जमा चरित्र सच्चरित, सत जमा चित सच्चित, तत् जमा टीका तट्टीका। और तीसरा है, यदि त के बाद श या छ हो तो त के स्थान पर च और श का छ हो जाता है। जैसे कि उत्त जमा छिन्न उच्छिन्न, सत जमा शास्त्र सच्छात्र, उत्त जमा शिष्ट उच्छिष्ट। तीसरा है मूर्धन्य संधि।
इसके भी नियम है। इसका पहला नियम है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मूर्धन्य हो तो दोनों मूर्धन्य हो जाएंगे। जैसे कि तुष्ट जमा द तुष्ट, तुष्ट जमा त तुष्ट, इष्ट जमा त इष्ट, कृष्ण जमा न कृष्ण, तृष्ण जमा अण तृष्णा, विष जमा नु विष्णु, पुर जमा न पूर्ण, रि जमा न ऋण। दूसरा नियम है इसका, यदि इ या उ के बाद स आया हो तो स का श हो जाएगा। जैसे कि वि जमा सम विषम, नि जमा शेद निषेध, अनु जमा संगी अनुषंगी, अभि जमा सेक अभिषेक हो जाएगा। चौथा है अन्य संधि। कुछ शब्दों के बीच संधि अलग ही ढंग से होती है। जैसे उत्त जमा स्थान उत्थान, आ जमा छादन आच्छादन, परि जमा छेद परिच्छेद, सम जमा कृति संस्कृति, निर्जमा उद्मय निरुद्मय, पुरन जमा ईषण पुनरीक्षण। अन जमा आचार अनाचार, तत् जमा काल तत्काल, त्वम जमा एव त्वमेव, तद जमा रूप त्रदूप। अब आते हैं हम तीसरी संधि की ओर, जो है विसर्ग संधि। बच्चों, जब आपस में मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन होता है तो उनके बीच होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण जानें इसके। जैसे मनः जमा रंजन मनोरंजन, निह जमा आकार निराकार, नमः जमा ते नमस्ते, बहि जमा कार बहिष्कार, निह जमा सार निस्सार, दुह जमा कर्म दुष्कर। इसमें विसर्ग आ रहा है दो बिंदुओं के रूप में जो दर्शाया जाता है। तो इन उदाहरणों में पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन है। इनमें दोनों के बीच मेल हुआ है, ये मेल विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। पहला नियम है इसका, यदि विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे रजह जमा गुण रजोगुण, मनः जमा योग मनोयोग, तमः जमा गुण तमोगुण, तपः जमा वन तपोवन, मनः जमा ज मनोज, पया जमा धर पयोघर, मनः जमा बल मनोबल, अधः जमा भाग अधोभाग, मनः जमा रंजन मनोरंजन, अधः जमा लिखित अधो लिखित। इसका अपवाद भी है। अपवाद यानी कि इस नियम से हटकर। जैसे पुनः और अंतः से बने शब्द इस नियम के अपवाद होते हैं। इनमें विसर्ग का रौ हो जाता है। जैसे पुनः जमा मिलन पुनर्मिलन, यानी कि विसर्ग किसमें बदल गया, रौ की मात्रा में। अंतः जमा गत अंतर्गत, पुनः जमा आगमन पुनर्गमन, अंतः जमा देशीय अंतर्देशीय, पुनः जमा उद्धार पुनरुद्धार, अंतः जमा राजकीय अंतर्राज्यीय। दूसरा नियम है इसका, अह इह और उह के बाद च छ या श आए तो विसर्ग श हो जाता है। जैसे पुनः जमा चर्या पुंश्चर्या, दुह जमा चरित्र दुश्चरित्र, निह जमा चल निश्चल, दुह जमा शासन दुशासन, निह जमा चल निश्चल, हरि जमा चंद्र हरीशचंद्र। तीसरा नियम है इसका, अह ई और उ के बाद त थ या स आए हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे मनः जमा ताप मनस्ताप, निह जमा सहाय निसहाय, दुह जमा तर दुस्तर, वृक्ष जमा थल वृक्षथल, निह जमा तेज निस्तेज, निह जमा संतान निसंतान, निह जमा संकोच निसंकोच, निह जमा संदेह निसंदेह। चौथा नियम है, यदि अह के बाद क ख प फ आए हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात विसर्ग नहीं हटता। जैसे अंतः जमा करण अंतःकरण, विसर्ग बना हुआ है इसमें। अधः जमा पतन अधः पतन, मनः जमा कल्पित मनः कल्पित, प्रातः जमा काल प्रातः काल। इसका भी अपवाद है। जैसे कि नमः और पुरः, इसके अपवाद है। इनमें विसर्ग सौ में बदल जाता है, अर्थात इसमें विसर्ग नहीं रहता। जैसे कि नमः जमाकार नमस्कार, देखो सौ में बदल गया विसर्ग। पुरः जमाकार पुरस्कार। पांचवा नियम है इसका, यदि इह उ के बाद प फ क ख ट ठ आए हों तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा पाप निष्पाप, दुह जमा काल दुष्काल, दुह जमा कर दुष्कर, निह जमा तुर निष्ठुर।
नेह जमा फल निष्फल, नेह जमा कपट निष्कपट, नेह जमा काम निष्काम, धनु जमा टंकार धनुष टंकार, चतुर जमा कोण चतुष्कोण। छठा नियम है, यदि ई के बाद र आया हो तो ई बदलकर ई हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई में बदल जाएगा। जैसे कि निह जमा रोग निरोग, निह जमा रस नीरस, निह जमा रव नीरव, बड़े ई की मात्रा इसमें आ गई। सातवां नियम है, यदि ई ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे कि निह जमा आशा निराशा, निह जमा गुण निर्गुण, निह जमा उत्तर निरुत्तर, निह जमा धारण निर्धारण, निह जमा अपराध निरपराध, दुहु जमा मुख दुर्मुख, दुहु जमा उपयोग दुरुपयोग, निह जमा धन निर्धन। ये इसके उदाहरण हैं। तो बच्चों, हमने संधि पढ़ी, समास पढ़ा इस पाठ के द्वारा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। दो शब्दों को पास लाकर नया यौगिक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा बनाए गए यौगिक शब्दों को समास पद या समासयुक्त पद या समस्त पद कहते हैं। समासयुक्त शब्द का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समासयुक्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक 6 कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जहाँ परस्पर मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है तो उन दोनों स्वरों के मेल होने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जब आपस में मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख 4 भेद हैं: सघोष संधि, अघोष संधि, मूर्धन्य संधि और अन्य संधि। और जब आपस में मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन होता है तो उनके बीच होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने समास और संधि के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब समय है अभ्यास का, तो इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।